नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम अर्थ की हिस्ट्री के सबसे रोचक और ड्रामेटिक सफर पे निकलने वाले हैं। ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, बल्कि लगभग 174 मिलियन साल तक इस ग्रह पर चलने वाले सबसे शक्तिशाली जीवों के साम्राज्य की कहानी है। आज देखने को मिलेगा कि आखिर कैसे उन्होंने धरती पर राज किया, अचानक उनका अंत कैसे हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे उनकी कहानी आज भी हमारे वर्तमान को डायरेक्ट प्रभावित कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। 174 मिलियन यानी 17 करोड़ 40 लाख साल। बस एक सेकंड रुककर इस नंबर के स्केल के बारे में सोचिए। ये वो लंबा समय है जब तक इन विशालकाय जीवों ने हमारी धरती पर राज किया। एक ऐसी दुनिया जहां ऐसे जीव मौजूद थे जो आज की बड़ी बड़ी इमारतों से भी ऊंचे थे और जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। सच कहा जाए तो इस समय का पैमाना इतना बड़ा है कि इंसानी दिमाग ठीक से इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अब एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर इन्हें डायनासोर कहा क्यों जाता है। ये शब्द असल में ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें दीनोस का मतलब है भयानक और सौरोस का मतलब है छिपकली, यानी लिटरली एक भयानक छिपकली। इस काफी फेमस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1841 में ब्रिटिश साइंटिस्ट रिचर्ड ओवेन ने किया था। उस वक्त मेगालोसॉरस जैसे शुरुआती फॉसिल्स ढूंढे ही जा रहे थे और तब वैज्ञानिकों के पास इनके आकार को लेके बस एक धुंधला सा अंदाजा था। पर उस वक्त से लेकर आज तक पैलिएंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान ने गजब की तरक्की की है। सोचिए, दुनिया भर में अब तक 10,000 से भी ज्यादा फॉसिल्स मिल चुके हैं। 900 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये खोज अभी रुकी नहीं है। हर साल औसतन 45 नई प्रजातियां खोजी जा रही हैं, जिसका एक करंट एग्जाम्पल है हाल ही में चिली में ढूंढा गया स्टेगोरोज इलेंगासन, जिसकी पूंछ पर बिल्कुल एक ब्लेड जैसा हथियार था। विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है। तो इस डीप टाइम को, इस पूरे हिस्ट्री को एक टाइमलाइन के जरिए क्लियर करते हैं। सबसे पुराना फॉसिल, जिसे ईयरैप्टर कहते हैं, लगभग 231.4 मिलियन साल पुराना है। ये ट्रायासिक पीरियड का टाइम था। उस वक्त अर्थ का मैप आज जैसा बिल्कुल नहीं था। सारे लैंड मासेस जुड़े हुए थे एक अकेले सुपरकॉन्टिनेंट में, जिसे पैंजिया कहते थे। उस वक्त के शुरुआती डायनासोर आकार में काफी छोटे थे। फिर आया जुरासिक और उसके बाद क्रिटेशियस पीरियड, जिसके एंड में एक विशालकाय एस्टेरॉयड ने लिटरली पूरी पिक्चर बदल कर रख दी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रायासिक से जुरासिक पीरियड तक का ट्रांजिशन कोई आसान प्रोसेस नहीं था। जब पैंगिया टूटना शुरू हुआ तो बहुत बड़े लेवल पर ज्वालामुखी फटे। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ने सडन ग्लोबल वार्मिंग और ओशन एसिडिफिकेशन पैदा कर दी। उस भयानक माहौल में कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स तो मारे गए, पर चूंकि शुरुआती डायनासोर्स वार्म ब्लडेड थे, उन्होंने इस एक्सट्रीम क्लाइमेट शिफ्ट को इजीली झेल लिया और ट्रायासिक जुरासिक एक्सटिंक्शन से बच निकले। सेक्शन 1, द क्रिटेशियस गोल्डन एज। ट्रायासिक की तबाही से निकलने के बाद एक सुनहरा दौर शुरू हुआ। अब यहाँ एक ऐसी सच्चाई है जो वक्त को देखने का नजरिया पूरी तरह हिला देगी। जुरासिक पार्क देखकर लगता है ना कि टी-रेक्स जुरासिक दौर का था, लेकिन एक्चुअल में जुरासिक पीरियड के खत्म होने और टी-रेक्स के इवॉल्व होने के बीच 80 मिलियन साल का बड़ा फासला था, जबकि टी-रेक्स और हम आधुनिक मनुष्यों के बीच केवल 68 मिलियन साल का फासला है। यानी क्रोनोलॉजिकली अगर देखा जाए तो टी-रेक्स जुरासिक पीरियड के मुकाबले हमारे ज्यादा करीब है ना माइंड ब्लोइंग। इस सुनहरे दौर में डाइवर्सिटी अपने बिल्कुल चरम सीमा पर थी। सोचिए 77 टन वजनी अर्जेंटीनोसॉरस के बारे में, जो जमीन पर चलने वाले सबसे बड़े जीव थे, या फिर ऑस्ट्रिच जैसे दिखने वाले ऑर्निथोमिमिड्स जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते थे। आसमान में क्वेट्ज़लकोएटलिस उड़ते थे, जिनके पंखों का फैलाव किसी छोटे प्लेन की तरह 11 मीटर तक था। और ऑफ कोर्स सबसे शक्तिशाली जबड़ों वाला एपेक्स प्रेडेटर टी-रेक्स। यहां एक और फन फैक्ट, इनके इस गर्म वातावरण में घास नहीं हुआ करती थी, क्योंकि घास का विकास ही लगभग 70 मिलियन साल पहले शुरू हुआ। सेक्शन 2, द एपोकलिप्स। सब कुछ परफेक्टली चल रहा था, डायनासोर्स अर्थ के निर्विवाद राजा थे, लेकिन तभी अंतरिक्ष के अंधेरे से आई मौत। इस टक्कर के आंकड़े सुनकर दिमाग सुन पड़ जाता है। यह एस्ट्रॉइड 66 मिलियन साल पहले टकराया। इसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी आज के कमर्शियल जेट से लगभग 150 गुना ज्यादा तेज।
जब ये टकराया तो मॉडर्न डे मेक्सिको में 180 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर बन गया, और इस टक्कर से जो ऊर्जा निकली वो 100 टेराटन्स TNT के बराबर थी। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे एटॉमिक बॉम्ब से कंपेयर करें तो ये एनर्जी उनसे 1 बिलियन गुना ज्यादा थी। चलिए डिटेल्स में चलते हैं कि ये चेन ऑफ इवेंट्स आगे कैसे बढ़ी। सबसे पहले इम्पैक्ट वाली जगह पर एक भयानक ब्लास्ट हुआ और इंस्टेंट वाइल्डफायर्स शुरू हो गए। उसके तुरंत बाद पूरी अर्थ पर शॉकवेव्स महसूस हुए और 2 किलोमीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठीं। धूल और धुएं ने आसमान को ब्लॉक कर दिया, जिससे एक पूरे साल तक सूरज की रोशनी अर्थ पर नहीं आई। शुरू हुआ एक भयानक न्यूक्लियर विंटर। बिना धूप के पौधे मरने लगे, जब पौधे नहीं रहे तो शाकाहारी मरे, और जब शाकाहारी खत्म हुए तो आखिरकार मांसाहारी जानवर भी भुखमरी का शिकार हो गए। अब एक नेचुरल सवाल उठता है कि वैज्ञानिकों को ये पूरी हिस्ट्री इतनी एग्जैक्ट डिटेल में कैसे पता चली। इसका सबसे बड़ा सबूत यानी स्मोकिंग गन है इरेडियम। ये एक ऐसा मिनरल है जो धरती पर रेयरली मिलता है, लेकिन स्पेस में एस्ट्रॉइड्स के अंदर भरपूर मात्रा में होता है। धरती की परतों में ठीक 66 मिलियन साल पुरानी एक ग्लोबल इरेडियम लेयर मिलती है। कार्बन डेटिंग से ये कंप्लीटली प्रूव हो चुका है कि यही उस इम्पैक्ट का मार्क है। और मेक्सिको में जो सिंक होल्स हैं, जिन्हें सेनोटिस कहते हैं, वो आज भी उस हिडन अंडर वाटर क्रेटर की एग्जैक्ट बाउंड्री शो करते हैं। सेक्शन 3, सर्वाइविंग द न्यूक्लियर विंटर। तो इस 5वीं बड़ी मास एक्सटिंक्शन के बाद अर्थ की हालत ऐसी थी कि चारों तरफ बस राख और अंधेरा था। लेकिन इन फैक्ट्स पर गौर करें। 75% से ज्यादा प्लांट और एनिमल स्पीशीज हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। 25 किलो से ज्यादा वजन वाला कोई भी 4 पैर वाला लैंड एनिमल जिंदा नहीं बचा था। तो आखिर बचा कौन? सिर्फ छोटे ऑमनिवोरस स्कैवेंजर्स, जो मरे हुए एनिमल्स और ऑर्गेनिक मैटर को खाकर जिंदा रह सके। सच कहा जाए तो हमें इस एस्ट्रॉइड को थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि फूड चेन में इन बड़े प्रेडेटर्स के हटने से जो खाली जगह बनी, उसी ने हमारे पूर्वजों यानी अर्ली मैमल्स को फलने फूलने का मौका दिया। उन्हीं छोटे मैमल से ही आगे चलकर घोड़े, व्हेल्स, चमगादड़ और हम प्राइमेट्स इवॉल्व हुए। और हाँ, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर कर लें, सारे के सारे डायनासोर्स उस दिन खत्म नहीं हुए थे। कुछ छोटे उड़ने वाले डायनासोर्स उस न्यूक्लियर विंटर में बच गए थे और उन्होंने वक्त के हिसाब से खुद को ढाल लिया। वही क्रीचर्स आगे चलकर आधुनिक पक्षियों में इवॉल्व हुए। इसीलिए एक मजेदार पर बिल्कुल 100% सच बात यह है कि उस खौफनाक एपेक्स प्रेडेटर टी-रेक्स का सबसे करीबी लिविंग रिलेटिव कोई और नहीं बल्कि एक नॉर्मल मुर्गी या ऑस्ट्रिच है। इसलिए अगली बार जब भी किसी मुर्गी को देखें तो उसके एपिक इतिहास को जरूर याद रखें। सेक्शन 4, द 6th मास एक्सटिंक्शन। हियर डायनासोर्स की इस ड्रामेटिक कहानी से थोड़ा करंट रियलिटी में वापस आते हैं। अतीत की उस एस्ट्रॉइड स्ट्राइक की बात तो हो गई, पर क्या वैसा बाहरी खतरा आज भी है? एब्सोल्युटली है। आज की डेट में लगभग 28,000 नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स को ट्रैक किया जा रहा है, जिनमें से 800 से ज्यादा एस्ट्रॉइड्स का डायमीटर 1 किलोमीटर से भी बड़ा है। पर गुड न्यूज़ ये है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। नासा ने 2021 में अपने डार्ट मिशन के अंडर एक स्पेसक्राफ्ट को लिटरली एक एस्ट्रॉइड से टकराकर उसकी ट्रैजेक्टरी चेंज करने का टेस्ट सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। यानी इन बाहरी खतरों से डील करना हम ह्यूमन बींग्स सीख चुके हैं। तो क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि आने वाले कल का रियल थ्रेट आसमान से नहीं आएगा, बल्कि यहाँ खुद अर्थ पर मौजूद है। वैज्ञानिकों का सीरियसली मानना है कि हम राइट नाउ होलोसीन एक्सटिंक्शन के दौर से गुजर रहे हैं। ये एक ह्यूमन ड्रिवन यानी इंसानों द्वारा लाई गई छठी मास एक्सटिंक्शन है। लगातार डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन के चलते आज जीवों के विलुप्त होने का रेट नॉर्मल रेट से 100 से लेकर 1000 गुना ज्यादा हो चुका है। ये आंकड़े सच में किसी को भी डीपली सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस करंट तबाही को काउंटर करने के लिए ग्लोबली कई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। डेटा बिल्कुल सामने स्क्रीन पर देखा जा सकता है। यूएन ने पहले 2020 तक के लिए 20 बायोडाइवर्सिटी टारगेट सेट किए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 ही पार्शली अचीव हो पाए। अब हमारे पास 2030 तक की डेडलाइन वाला एक नया पेरिस स्टाइल प्लान है, जिसका गोल 30% लैंड और ओशन को प्रोटेक्ट करना और पोल्यूशन को फ्लैट 50% तक कट करना है। साइंटिस्ट का क्लियर प्रपोजल है कि फर्दर डिस्ट्रक्शन रोकने के लिए हमें एक्सटिंक्शन रेट को पर ईयर 20 या उससे कम पर लाना ही होगा। और सच्चाई यह है कि टाइम तेजी से निकलता जा रहा है। एक आखिरी थॉट के साथ इस एक्सप्लेनर को क्लोज करते हैं। डायनासोर्स ने अर्थ पर प्रैक्टिकली 174 मिलियन साल तक डोमिनेंस मेंटेन किया, और मानव प्रजाति, हम लोग यहां मुश्किल से 3 लाख साल से हैं। सोचिए, हम उनके मुकाबले टाइम स्केल में कहीं नहीं टिकते। तो यहां एक प्रोफाउंड सवाल खड़ा होता है, क्या ह्यूमैनिटी उतना लंबा सफर तय कर पाएगी?
या फिर हम खुद अपनी ही गलतियों और इस पर्यावरण संकट के चलते अपना अंत लिख देंगे? ये एक ऐसी चर्चा है जिसका जवाब पूरी तरह से हमारे करंट एक्शंस पर डिपेंड करता है। उम्मीद है कि इस एनालिसिस ने अतीत और वर्तमान दोनों को एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका दिया होगा। अपना ख्याल रखें और जल्दी ही मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।